Good afternoon to all. Myself Prashant Kumar Sharma, lecturer, Department of Mechanical Engineering, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, I am discuss about the topic stress strain curve for ductile and brittle materials. Now, we discuss our topic. First of all, we discuss about what is ductile materials. Ductile materials are a class of materials characterized by their ability to undergo significant plastic deformation without fracturing when subjected to external forces or loads. Ductile materials exhibit a noticeable elongation or deformation before reaching the point of failure. मीन्स अगर डक्टाइल मटेरियल की अगर हम बात करें तो डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल्स होंगे जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चरिंग होगा, यानी कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा उसको फ्रैक्चर होने से पहले या उसको फेल होने से पहले, ठीक है। और जब भी उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स या कोई लोड अप्लाई होगा तो उसमें एलोंगेशन या हम कहें कि उसकी जो डायमेंशन है या लेंथ है वो भी चेंजेस होंगी, और वो कब तक होंगी, जब तक कि उसका पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं आ जाता है। या अगर हम कहें दूसरे वे में, अगर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, रबर। मीन्स किसी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि मटेरियल हमारा एक थिन वायर में हम उसको ड्रॉ कर सकें, तो वो जो मटेरियल होंगे वही हमारे डक्टाइल मटेरियल्स होंगे। और जो वो प्रॉपर्टी होगी जो एक्सप्लेन करेगी डक्टाइल मटेरियल्स को, दैट इज डक्टिलिटी। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो उसमें जैसे देखिए गोल्ड इज अ वेरी डक्टाइल मटेरियल, कॉपर इज ऑल्सो वेरी डक्टाइल मटेरियल, सिल्वर इज ऑल्सो वेरी डक्टाइल मटेरियल, एंड रबर, एंड इसके अलावा एल्यूमिनियम है। मीन्स अगर हम कहें जो सॉफ्ट मटेरियल हमारे होंगे वो सब हमारे डक्टाइल मटेरियल्स में होंगे। मीन्स ये जो मटेरियल होंगे ये एक थिन वायर की शेप में ड्रॉन होंगे और उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, काफी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा बिफोर फेल्यूर और बिफोर रप्चर। नाउ वी कैन discuss about brittle materials. What is brittle materials? These type of materials have low deformation ability, low capacity of withstanding impact and vibration, high compressive strength and low tensile strength. मीन्स जो ब्रिटल मटेरियल्स होंगे वो उनमें जो डिफॉर्मेशन की एबिलिटी होगी, यानी जो डिफॉर्मेशन मीन्स जो चेंज होना होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जो उसमें जो उसकी जो डायमेंशन है वो जो चेंज होंगी वो एज कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल्स कम होती है, यानी डिफॉर्मेशन एबिलिटी कम होगी। या उस पर हम जो फोर्स लगाएं, कोई इंपैक्ट होगा या जो वाइब्रेशंस होंगे वो भी लो कैपेसिटी के होंगे। और अगर हम बात करें उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होगी। एंड जो ब्रिटल मटेरियल्स होंगे वो जस्ट अपोजिट होंगे डक्टाइल मटेरियल्स के। देखें, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू ग्लास इनटू थिन वायर्स। फॉर एग्जांपल ग्लास, सिरेमिक, ग्रेफाइट, इटीसी। तो ये जो एग्जांपल है ये ब्रिटल मटेरियल्स के एग्जांपल हैं। अगर हम डक्टाइल्स की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, इसमें हमारे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये डक्टाइल मटेरियल्स होंगे। और अगर हम ब्रिटल मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमारा जैसे कि ग्लास है, ग्रेफाइट है, सिरेमिक्स है, दीज आर ब्रिटल मटेरियल्स। ओके, नाउ वी डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। तो देखिए हमने इसमें एक्स एक्सिस पे जैसे कि हम आप देख रहे होंगे स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं, जिसमें कि हम दिखाते हैं, जिसमें हमको ये भी पता चलता है
कि किसी मटेरियल पे जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाइड होगी, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेन यानी उसमें क्या चेंजेस होंगे। देखिए स्ट्रेस होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी हमने किसी मटेरियल पे फोर्स लगाया तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होगा, जो उसको चेंजेस होने को रोकेगा, तो वही उसकी स्ट्रेस है। और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी उसमें चेंजेस कितने, वो डिफॉर्मेशन उसमें क्या हुआ। तो देखें यहाँ पे कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे। जैसे कि हमने स्टार्ट किया है तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ए है, सेकंड एक बी पॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, और ई पॉइंट है, और एफ पॉइंट है। देखिए ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो अभी हम आगे उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ए पॉइंट कौन सा है, या बी पॉइंट कौन सा है, या सी या डी या ई या एफ कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। तो इसी से हमारे देखिए जितने भी हमारे डक्टाइल मटेरियल्स होंगे उसके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो सेम रहेगा। चलिए तो देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो प्रोपोर्शनल लिमिट को डिस्कस करेगा, उसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। मीन्स अगर हम बात करें जो स्टार्टिंग से, यानी कि यहाँ से हमने जो पॉइंट को लिया और जो ये ए पॉइंट तक है, ठीक है, तो ये हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट को डिफाइन करेगा। एंड व्हाट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, अगर प्रोपोर्शनल लिमिट देखिए क्या होती है, तो इंडिकेटेड ऑन अ कर्व इंडिकेटेड बाय पॉइंट ए ऑन ग्राफ, stress and strain remains directly proportional up to this limit adhering to Hooke's law. Beyond this, stress no longer maintains a linear relationship with strain. Means कि जितनी हम स्ट्रेस अप्लाई होगी उतनी ही स्ट्रेन भी सो हमारी डायग्राम में जो हमारा कर्व है उस पर सो होगी। देख रहे होंगे आप 0 to A जो पॉइंट हमने इसमें लिया है, इस कर्व पे जो ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट को डिफाइन करेगा। तो यानी स्ट्रेस जो होगी वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, और यही हमारा हुक्स लॉ भी है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, तो पॉइंट बी सिग्निफाइज द इलास्टिक लिमिट वेयर द मटेरियल demonstrates elasticity. The specimen fully regains its original form upon removing the external load without any residual deformation. Beyond this, plastic behavior emerges. देखें दो पॉइंट है हमारे, ए के बाद हमारा जो ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारा इलास्टिक लिमिट का पॉइंट होगा। इलास्टिक लिमिट मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इन विच if we apply a load on material and when we remove the load, material regain its original shape and size. And after this point, beyond this point, plastic behavior of material is start. Means इस point तक, B point तक हमारा इलास्टिक रीजन होगा। मीन्स मटेरियल के ऊपर से जैसे ही हम जो लोड होगा वो रिमूव होगा, यानी आफ्टर रिमूवल द लोड मटेरियल regain its original shape and size. This is elastic limit. Okay, and कर्व पे हमने इसको बी पॉइंट से एक्सप्लेन किया, बी पॉइंट से हम इसको दिखाते हैं। थर्ड इज इल्ड पॉइंट। ओके, ऑन कर्व yield point is shows by C and D. C is upper yield point and D is lower yield point, and the yield point is the point on stress strain curve that indicates the limit of elastic behavior and the beginning plastic behavior. Okay, means जो अभी मैंने बताया कि जैसे ही बी पॉइंट को क्रॉस हमारा जो मटेरियल है वो क्रॉस होगा बी पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर, यानी इलास्टिक रीजन जैसे ही क्रॉस होगा तो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इलास्टिक
जो रीजन है वो हमारा है इलास्टिक लिमिट तक, और बियॉन्ड पॉइंट बी जो इल्ड पॉइंट शो होगा कर्व पर, जिसमें कि सी एंड डी अपर एंड लोअर इल्ड पॉइंट होंगे, और यहां से परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारा जो कर्व में है वो शो होगा, यानी मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी कि अगर मटेरियल से जो एक्सटर्नल लोड है वो रिमूव होगा, देन मटेरियल इज नॉट एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दिस इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। The the yield point is a region delimited by upper yield point C and lower yield point D. The stress strain curve here is nearly horizontal, signifying a significant strain increase for a minor stress rise. तो अपर yield point और जो लोअर yield point होगा उस समय एक हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखें देखें सी एंड डी पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक है, तो ये हमारा अपर एंड पॉइंट होगा एंड दिस इज लोअर एंड पॉइंट। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेस तो हमने यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ठीक है, कर्व में, लेकिन स्ट्रेन थोड़ा डिक्रीज भी हुई है, ठीक है, यानी कि मीन्स यहाँ पर हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा बियॉन्ड पॉइंट बी। Next point on curve is point E, and this is ultimate tensile stress. Represented by point E, this is the peak stress a material withstand prior to failure. Notably, the specimen does not fail at this point and the curve commences descending thereafter. Means कि जब ये वो पॉइंट होगा कि जिस पर हमारी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, जहां तक कि हम मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस को अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस को, इसके बाद जैसे ही हमने यानी बियॉन्ड दिस पॉइंट मेट जो हमारा जो कर्व है वो डिक्रीजिंग, यानी आप देख रहे होंगे कर्व में कि स्ट्रेस डिक्रीज हमारी होनी स्टार्ट होगी, और इसके बाद जैसे ही हम और स्ट्रेस अगर अप्लाई करेंगे देन मटेरियल फेल्यूर की तरफ जाने लगेगा, यानी मटेरियल में फेल हो जाएगा, एक लिमिट पर जाकर मटेरियल फेल हो जाएगा। और ये जो अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेस है, इससे हमें ये भी हम एक्सप्लेन कर्व में होता है कि मैक्सिमम ये जो पॉइंट होगा मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट होगा, इसके बाद जो कर्व है उसमें डिक्रीजिंग स्टार्ट होगी। देखें देखें कर्व में, ये देखिए ये जो पॉइंट है ई पॉइंट, ओके, तो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का पॉइंट होगा। तो आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेस में यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस है और स्ट्रेन, और उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस किया है, यानी हमने लोड अगर हम और इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेस जो कर्व में ये डिक्रीज होने लगा है, और फिर एक पॉइंट आया है एफ, ठीक है, तो ई पॉइंट मींस मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का पॉइंट होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेकिंग पॉइंट, in which the point of specimen failure post the ultimate stress is the breaking point. After the ultimate tensile stress, necking occurs, reducing the load bearing capacity and eventually causing failure. This critical point is denoted on the curve by point F, and this is the last point on stress strain curve, and this is denoted by F. एंड यानी ये जो पॉइंट होगा ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होगा, यानी इस पर जो मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा या क्रैक या वो टूट जाएगा, और यानी और एक नेकिंग भी फॉर्म हो जाएगी। जो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर, यानी ई पॉइंट के बाद जो नेकिंग जो डिक्रीज हुआ, मैंने बताया कि जैसे पॉइंट ई के बाद पॉइंट ई को जैसे हम क्रॉस करेंगे, यानी बियॉन्ड द पॉइंट ई, necking will be start and necking occurs, and this is denoted by point F on stress strain curve.
तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, जैसे कि ए हमारा जो पॉइंट है वो हमारा होगा जहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड दिस इज आल्सो अ हुक्स लॉ, एंड नेक्स्ट पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट, एंड टिल पॉइंट बी इलास्टिक रीजन is so in diagram or stress-strain curve. In elastic region, material regain its original shape and size after removal the load. But after point B, beyond point B, yielding occurs, and yielding is permanent deformation in a material. यानी मेटेरियल से जैसे हमने फोर्स को रिमूव किया तो मेटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। ओके, एंड तो एंड उसमें दो हमारे पॉइंट होंगे, फर्स्ट इज अपर इल्ड पॉइंट एंड सेकंड इज लोअर इल्ड पॉइंट, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज ई which is ultimate tensile stress point. Okay, and beyond point E, point F is come in which necking is occurs, and this is a breaking point. Okay, so this is the stress strain curve for ductile material. Now we can see the stress strain curve for brittle materials. In this diagram, you can see this is strain on x-axis and stress on y-axis, and but like ductile materials, there is no necking or curve form in brittle material curve. In this curve, this is elastic region, means point y, and we denote with different points like y, u, f, and y is the yield point. You can see y is the yield point and u is the ultimate point, यानी maximum point, and f is fracture point. ठीक है, तो इसमें होंगे तो पॉइंट वही, लेकिन इसमें हमने इलास्टिक लिमिट या हम जैसे हमने डक्टाइल मटेरियल के लिए दिखाया था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो इसमें नहीं है। यानी हमने जैसे फोर्स अप्लाई किया और आफ्टर दिस लिमिट, यानी दिस इज इलास्टिक रीजन, तो यहां तक तो वो हम जैसी फोर्स लगाएंगे तो कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगी। लेकिन उसके बाद जो इल्ड पॉइंट होगा y, ठीक है, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्ट्रेन हार्डनिंग, जो कि हम इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर y to f पॉइंट को स्ट्रेन हार्डनिंग। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स। Now, ductile versus brittle materials stress strain curve. First point is the stress strain curves of ductile and brittle materials exhibit distinct behavior in response to applied forces. These differences highlight their contrasting mechanical properties and failure modes. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में चाहे वो डक्टाइल का है या फिर वो ब्रिटल मटेरियल का है, देखिए दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस किसकी वजह से? अप्लाइड फोर्स की, जो हमने फोर्स अप्लाई किया और उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम डक्टाइल मटेरियल्स की बात करें तो उसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड पे अगर हम या एल्यूमिनियम की बात करें या सिल्वर की बात करें, रबर की बात करें, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो पहले उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, देन उसमें एक पॉइंट आएगा जिसको हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन ब्रिटल मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता। ब्रिटल मटेरियल्स में अगर मैं एग्जांपल ग्लास का लूं या मैं एग्जांपल अगर मैं सिरेमिक का लूं, तो जैसे ही हम फोर्स उस पर लगाएंगे और आफ्टर लिमिट, इलास्टिक लिमिट, मटेरियल सीधा उसमें ब्रेक पॉइंट की तरफ चला जाएगा, यानी कोई डिफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होगा, हम उसको एलोंगेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ग्लास को या सिरेमिक्स जो मटेरियल्स होते हैं, हम उनको एक वायर की शेप में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
Second point, the curve elastic region is much steeper than that of ductile materials. There is minimal plastic deformation. And जो elastic region है, जो हमारे ब्रिटल मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसमें मच स्टीपर है देन डक्टाइल मटेरियल्स, यानी मच स्टीपर फॉर ब्रिटल मटेरियल्स एंड लो स्टीपर फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, and there is minimal plastic deformation in plastic materials. Third is the material directly approaches its maximum stress and fails abruptly, and there is no noticeable yielding और नेकिंग इन ब्रिटल मेटल्स. जैसे कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखा कि कोई भी उसमें यील्डिंग या नेकिंग फॉर्म नहीं है, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वो हमारी नेकिंग फॉर्म हुई थी. ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन हमारा नहीं है. जो हमारे ब्रिटल मटेरियल्स होंगे उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा. एंड ब्रिटल मटेरियल्स एक्सपीरियंस सडन फेल्यूर विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. जो ब्रिटल मटेरियल्स होंगे उसमें सडन फेल्यूर होगा किसी भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो नहीं होगा, सीधा हमारा जो होगा वो सडन फेल्यूर होगा. तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल कंप्लीट होता है. थैंक यू.